नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल। विषय है आज का हमारा आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को आदिकाल क्यों कहा जाता है और विद्वानों ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिए हैं, इस प्रश्न में मुख्य रूप से 3 बातें ध्यान में रखनी है। नंबर 1 पे आपको याद रखना है कि किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है या क्या नाम दिया है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि उस विद्वान ने जो नाम दिया है उसके पीछे उन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं, क्यों वह विद्वान वो नाम देना चाहता है। और तीसरी बात हमें याद रखनी है कि उस नाम को अन्य विद्वान क्यों नहीं मानते और सही नाम क्या है। बस ये मुख्य 3 बातें याद रखनी है और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत विद्वानों ने आदिकाल का नाम दिया है, जिनमें सबसे पहले जो प्रयास किया गया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया है, जिन्होंने नाम दिया इसको चारणकाल। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इस काल की समय सीमा 643 ईस्वी तक ले गए हैं, जबकि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन स्वयं भी 643 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक कोई रचना का प्रमाण नहीं दे सके जो चारण कवियों द्वारा लिखी गई हो। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि चारण जाति अस्तित्व में ही 1400 ईस्वी के बाद आई है। इस काल के दौरान भाटों द्वारा रचित रचनाओं के प्रमाण तो मिल जाते हैं, लेकिन चारणों द्वारा लिखी हुई कोई रचना के प्रमाण नहीं मिल पाती। और दूसरा, इस काल की समय सीमा वो खींचकर बहुत पीछे तक ले गए हैं, 643 ईस्वी तक, जहाँ पे अपभ्रंश की रचनाएं उसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। इसीलिए अन्य विद्वानों ने यह नाम चारणकाल नाम उचित नहीं माना है, इसीलिए हम इस काल को चारणकाल नहीं कह सकते। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद अगला जो प्रयास किया गया नामकरण का, वो मिश्र बंधु द्वारा किया गया। मिश्र बंधु ये 3 भाई थे, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। 3 भाइयों द्वारा इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को ये 2 वर्गों में बांटते हैं, पूर्वारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्वारंभिक काल जो 700 विक्रमी संवत से शुरू होकर 1300 विक्रमी संवत तक मानते हैं, और उत्तर आरंभिक काल को ये 1300 विक्रमी संवत से 1444 तक मानते हैं। लेकिन बहुत से विद्वान इस नाम पर सहमत नहीं हैं, क्योंकि एक तो ये 700 विक्रमी संवत तक ले गए, जहां पर अपभ्रंश की रचनाएं उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। दूसरा, जो आगे की समय सीमा है वो 1444 में ले गए, जहाँ पर हमारा मध्यकाल शुरू हो जाता है। वहाँ पे भी आदिकालीन प्रवृत्तियाँ कोई देखने को नहीं मिलती हैं। दूसरा, प्रारंभिक काल नाम ही उचित नहीं है, क्योंकि प्रारंभ होना मतलब शुरुआत होना, तो ये भाव ये होता है कि इससे पहले कुछ था ही नहीं, इसीलिए यह नाम उचित नहीं है। यह संज्ञा वैसे ही उचित नहीं है आदिकाल के लिए। जब भी किसी काल विशेष का नामकरण किया जाता है तो उसमें कोई प्रधान या मुख्य प्रवृत्ति देखी जाती है। किसी प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति के आधार पर किसी काल विशेष का नामकरण किया जाता है। प्रारंभिक नाम से इस काल की कोई मुख्य विशेषता या प्रवृत्ति देखने को नहीं मिलती, इसीलिए भी यह नाम उचित नहीं है। मिश्र बंधुओं के बाद अगला जो एक सफल बहुत अच्छा प्रयास किया गया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेषता के आधार पर नामकरण किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, वीरों की गाथाओं का काल। और इस काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 विक्रमी तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। लेकिन जब अन्य प्रवृत्ति साहित्यकारों द्वारा इस नाम की विवेचना की गई तो उन्होंने इसके ऊपर आपत्ति जताई
और इस नाम को सही नहीं माना। जिन रचनाओं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह वीर गाथा काल नाम दिया है, उनमें से विशल देव रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली वीर रस से संबंधित नहीं हैं। जो रचनाएं वीर रस से संबंधित हैं वह भी अब अप्रमाणिक सिद्ध हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीरों की गाथाएं ही नहीं गाई गई, भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित साहित्य भी रचा जा रहा था। तो इसलिए केवल वीर गाथा काल नाम कहने से केवल एक वीरता से संबंधित प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, जबकि अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि इस काल में धर्म से संबंधित यानी भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित और श्रृंगार से संबंधित साहित्य भी लिखा जा रहा था। चारण कवियों द्वारा, भाट कवियों द्वारा फुटकल दोहे लिखे जा रहे थे, मुक्तक रचनाएं भी लिखी जा रही थी। इस तरह देखा जाता है कि आदिकाल की इस विशाल साहित्यिक सामग्री के आलोक में वीर गाथा काल नाम उचित नहीं रह गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोतीलाल मनोरिया, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा आदि भी इस नाम से सहमत नहीं हैं। उन्होंने भी इस नाम पर आपत्ति जताई। इसलिए अधिकतर विद्वान इस नाम पर भी सहमत नहीं हैं। अतः हम आदिकाल को वीर गाथा काल नाम भी नहीं दे सकते। आचार्य शुक्ल के बाद अगले जो विद्वान आते हैं, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को नाम दिया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत दो वर्गों को संबोधित करता है, एक सिद्धों को और एक सामंतों को। सिद्ध रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि इस काल में एक और सिद्धों की वाणी गूंज रही थी तो दूसरी ओर सामंतों का बोलबाला था, तो इसीलिए इन्होंने इस काल का नामकरण दे दिया सिद्ध सामंत काल। लेकिन जब हम इस काल की विवेचना करते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो सच है कि इस काल में सिद्धों की वाणी गूंज रही थी और सामंतों का बोलबाला था, लेकिन यहाँ पे ये विचारणीय है कि हम जो नामकरण कर रहे हैं वह साहित्य का कर रहे हैं, तो उसके अंदर, इस नामकरण के अंदर कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है, इसीलिए हम इसको उचित नहीं मान सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि यदि हम इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दे देते हैं तो उस समय में जो श्रृंगार से संबंधित, जो भक्ति से संबंधित और साहित्य लिखा जा रहा था, जिसमें नाथ, जैन और अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, उन सब का समावेश इसके अंदर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम नहीं दे सकते हैं, यह उचित नहीं है। नामकरण की परंपरा में अगले जो विद्वान आते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो नाम दिए हैं, पहला संधि काल, दूसरा चारण काल। संधि काल की समय सीमा इन्होंने संवत 750 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक, और चारण काल की समय सीमा इन्होंने संवत 1000 से लेकर 1375 विक्रमी तक मानी गई है। संधि काल नाम क्यों रखा है उसके बारे में ये कहते हैं, इस काल में अपभ्रंश भाषा धीरे धीरे जा रही थी और हिंदी अपने शैशव काल में थी, हिंदी धीरे धीरे आ रही थी, यानी कि दो भाषाओं का ये संगम था। इसीलिए भाषाओं के आधार पर इन्होंने इस काल को नाम दे दिया संधि काल। दूसरा नाम दिया इन्होंने चारण काल। उनका मानना है कि इस काल में चारण कवियों द्वारा साहित्य लिखा गया है, चारण कवियों का बोलबाला था, इसीलिए इन्होंने इसको नाम दिया चारण काल। लेकिन जब हम देखते हैं संधि काल की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कोई साहित्यिक विशेषता नहीं आती, यह भाषा के आधार पर नाम दिया गया है, जबकि हम साहित्य के काल विशेष का नामकरण कर रहे हैं। लेकिन संधि काल नाम के अंदर कोई साहित्यिक विशेषता का समावेश नहीं होता, यह एक भाषा के आधार पर दिया गया नाम है। दूसरा जो चारण काल है, चारण कवियों द्वारा लिखी गई कोई रचना का प्रमाण इस काल के दौरान नहीं मिलता है, इसीलिए इस काल को चारण काल नाम भी नहीं दिया जा सकता। इनके अतिरिक्त इनकी जो समय सीमा है 750 विक्रमी से लेकर 1375 तक, यह भी बहुत लंबा काल हो जाता है। जब हम पीछे तक देखते हैं तो 750 विक्रमी तक
अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जा रही थी, हिंदी साहित्य की रचनाएं उस समय नहीं मिल रही थी। और दूसरा, किसी भी एक काल विशेष के नाम दो नहीं हो सकते, इस आधार पर भी यह नाम उचित नहीं है। अतः विद्वान इस नाम पर भी सहमत नहीं है, इसीलिए हम इस काल को संधि काल तथा चारण काल नाम भी नहीं दे सकते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद अगले जो विद्वान हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने आदिकाल को नाम दिया बीजवपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि इस काल में बहुत सी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनका बीज बोया जा रहा था, वो अपने शैशव काल में थी। प्रवृत्तियां अभी शुरू हुई थी, अभी उनका बीजवपन हो रहा था, अर्थात बीज बोया जा रहा था, अभी वह प्रौढ़ नहीं थी। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो यह नाम अपने आप में ही गलत है, क्योंकि जब हम साहित्य का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि उस काल में एक साहित्य की लंबी परंपरा हमें देखने को मिलती है। और इस काल का जो साहित्य है वो शैशव काल में नहीं था, बल्कि एक प्रौढ़ पहुंचा हुआ साहित्य था। इसीलिए अगर हम उसको बीजवपन या शैशव काल का विशेषताएं कहें तो यह उसके साथ अन्याय होगा। इसीलिए यह नाम भी आदिकाल के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः विद्वान इस नाम पर भी सहमत नहीं है, यह नाम भी उचित नहीं है। इतनी सारी विशेषताओं को लिए हुए यह जो काल है फिर भी उसी बिंदु पर खड़ा है कि इस काल को आखिर क्या नाम दिया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने इस काल को नाम दिया आदिकाल, लेकिन वे स्वयं इस नाम पर सहमत नहीं है, अर्ध सहमत हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आदिकाल नाम से यह भ्रांति पैदा होती है कि ये कोई आदिम काल है या कोई बहुत अधिक परंपरा प्रेमियों का काल है या रूढ़िग्रस्त या सचेत कवियों का काल है। आगे वो कहते हैं कि यदि पाठक इन धारणाओं से सचेत रहे तो आदिकाल नाम बुरा नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इसके बाद आगे आने वाले साहित्यकार अगर किसी नाम पर सहमत हुए हैं तो सबसे ज़्यादा आदिकाल नाम पर ही सहमत हुए हैं। अतः इसको आदिकाल नाम कहना ही उपयुक्त माना जा सकता है। जब तक इसके लिए कोई अन्य सार्थक नाम नहीं आ जाता तब तक इसको आदिकाल नाम कहना ही उचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी समय सीमा संवत 1000 से लेकर 1400 संवत तक मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अधिकतर विद्वान इसकी समय सीमा संवत 1050 से लेकर 1375 संवत तक माना जाता है और इसका नाम आदिकाल ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो साथियों, आज का विषय हमारा पूरा हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।